नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश के संसद में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा और हर दिन लगभग बढ़ता जा रहा है। गौतम अडानी, जॉर्ज सोरोस के बाद अब राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर शह और मात का खेल चल रहा है। दरअसल विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक बड़ा नोटिस दिया है। 72 साल के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जगदीप धनखड़ पॉलिटिकल प्रमोशन की लालसा में एक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी मैदान में कूद पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान को भटकाने के लिए कांग्रेस बहाने तलाश रही है। इसी बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सुर कांग्रेस से बिल्कुल अलग सुनाई दिए। डिंपल यादव आज खुद मैदान में उतरी और उन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे से उन्हें कोई मतलब नहीं है और ना ही सोरोस के मुद्दे से। समाजवादी पार्टी चाहती है कि संसद में कामकाज हो। इसी बीच उद्धव गुट के संजय राउत ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे सीरिया के राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा, वैसे ही किसी दिन भारत में भी हो सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संसद में कब तक हंगामे वाला यह कंपटीशन चलता रहेगा और कब तक जन सरोकार के मुद्दों की अनदेखी होती रहेगी। आज इसी पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, अविश्वास प्रस्ताव सियासी है दांव। भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया संविधान के हत्यारे हैं। संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज भी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करें। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। बाहर आकर कहा, सरकार अडानी पर चर्चा से बचना चाहती है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं। एंड में हम छोड़ेंगे। बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिस्टर्ब कर रही है। भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सुर एक बार फिर कांग्रेस से बिल्कुल अलग सुनाई दिए। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूं सदन को चलना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के लिए हाउस बंद होता है। कभी कांग्रेस का इच्छा होगा हाउस चलाने, आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा, उसका बाद बंद। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी। तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करेगा। सवाल है कि संसद की गरिमा और जनता के मुद्दों की अनदेखी कब तक होती रहेगी। सवाल यह भी है कि क्या सियासत चमकाने के लिए चेयर की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश हो रही है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव वाले सियासी दांव का विश्लेषण। इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो बहुमत चाहिए होता है राज्यसभा में आंकड़ा 116 का और लोकसभा में अगर आप लाएं तो 272 का। राज्यसभा में इंडिया ब्लॉक के पास 86 है, जिसमें कुछ पार्टियों में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, और एनडीए के पास 113 का नंबर है। लोकसभा में का तो नंबर आप जानते हैं, एनडीए का नंबर 293 है और इंडिया का नंबर 113 है। यहां पर
आइए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। सत्र खत्म होने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, यह नियम है, यह नियम वाली है। और 10 दिसंबर को दिया नोटिस, 20 दिसंबर तक का सत्र है। यानी खुद सोचिए, जब 14 दिन पहले नोटिस देना है, जब आप 10 दिसंबर को नोटिस देंगे तो उससे इंपैक्ट क्या आएगा, क्योंकि 20 दिसंबर तक तो सत्र ही है। बीजेपी का इस पे लॉजिक क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिकल स्टंट है, सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक बड़ी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस का तर्क है कि जगदीप धनखड़ जो है वो विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये कांग्रेस का तर्क है। और कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर कई उनके सहयोगी दल भी नहीं है फिलहाल। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल है, क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के पॉलिटिकल टूल किट का एक बड़ा हिस्सा है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता, सुनील यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के नेता, इनके नेता संजय राउत ने सीरिया का एग्जाम्पल देकर आज बवाल मचा दिया है एक इंटरव्यू के अंदर। और मैं सीधा रुख करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपका। विवेक, क्या आपको लगता है यह अविश्वास प्रस्ताव सोरोस के मुद्दे से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज जो संजय राउत जी ने कहा, भावनाओं के वेग में कहा, लेकिन बहुत कुछ सही कहा। किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं? आज क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर? बीजेपी के लोगों को बोलने का मौका मिलता है। बीजेपी का हर मेंबर पार्लियामेंट टाइम मांगता है, 2-2, 3-3 मिनट के बजाय 5-5, 7-7, 10-10 मिनट मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं देते हैं। जो कमेंट्स अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट करते हैं उनको बाद में रिकॉर्ड से एक्सपंज करा दिया जाता है। तो और किन विषयों पर डिबेट होगी, किन विषयों पर नहीं होगी, पक्षपाती तरीके से स्पीकर बिहेव करते हैं। यही जगदीप धनखड़ जब गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के थे, तो उस समय के बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो को लेकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में कूद पड़े जबरदस्ती। और क्यों कूदे वो पूरा एक इतिहास है। एक सेकंड तो विवेक, आपने दो मुद्दों को मिक्स कर लिया। आपने बोला कि संजय राउत ने जो आज बोला वो आवेश में बोला, लेकिन सही बोला। और आप कह रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला नहीं है। मैं शहजाद पूनावाला आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देता हूं कि ये जो बड़ी खबर है वो क्या है। संजय राउत जो कि शिवसेना के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत विवादित है। उन्होंने बोला है जो सीरिया में हालात हैं उसी तरह के हालात भारत में होंगे। इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका यह कहना है, जैसे वहां के राष्ट्रपति को हटाया गया है वैसे यहां पर भी हो सकता है। ये विवादित बयान है। संजय राउत ने भारत की तुलना सीरिया से करी है। उसी दिशा में जैसे सीरिया में राष्ट्रपति को लोगों ने भगाया, वैसे ही क्रांति भारत में भी कभी हो सकती है, यह कहा गया है। संजय राउत का यह विवादित बयान है। सीरिया में हालात कैसे हैं, सीरिया में क्या झगड़ा है, संजय राउत को अता पता नहीं है क्या? विवेक श्रीवास्तव, आपको अता पता नहीं है कि सीरिया में मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है सीरिया के अंदर? सीरिया के अंदर विषय क्या है? क्या विषय सीरिया के अंदर जो आप लोग भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं? जब लड़वाओगे दो कम्युनिटीज को, धर्मों को और जातियों को, तो कहां जा रहा है देश? रोज एक हिंदू मुसलमान का बोलकर आप, रोज एक मस्जिद का मुद्दा, रोज एक सर्वे का मुद्दा, रोज कहीं राइटिंग हो रही है, रोज लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने से रोका जाता है। कहां जा रहा है देश? क्यों नहीं जाने दिया संभल? दूसरे देश में है क्या? राहुल गांधी इस देश का नेता नहीं है क्या? अकेला जा रहा था वो आदमी, उसको रोका गया। कहां जा रहा है देश? हर हफ्ते एक मस्जिद के ऊपर एक इशू उठाया जाता है, लड़वाया जाता है हिंदू मुसलमानों को। कहां जा रहा है देश? क्यों गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है शिवसेना के प्रवक्ता। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ ठीक है, अब आपने बोल लिया। अब आप शांत रहिएगा। जब अब शहजाद बोलेंगे शांत रहिएगा। आपको बहुत पेशेंटली सुना गया है। शहजाद पूनावाला, देखिए, मैं पहले इसी मुद्दे से शुरू कर देता हूं। जो आज संजय राउत ने कहा है, मतलब कि सोचिए किस प्रकार का सियासी धर्मांतरण हुआ है कि जो पार्टी एक समय पर कल्पना अखंड भारत की करती थी, आज भारत की तुलना सीरिया और बांग्लादेश से कर रही है। और एक प्रकार से तो सीरिया और बांग्लादेश में तो
कोई विवाद जो हो रहा है वो तो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट फोर्सेस का विवाद है ना। वहां पर जो बशर अल असद है उसको कट्टरपंथियों ने डिपोज किया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, वहां पर ना आरएसएस है, ना बीजेपी है, ना हिंदुत्व है। वहां पर शुद्ध रूप से लड़ाई झगड़ा जो है वो इस्लाम के या इस्लामिस्ट फोर्सेस के दो तबकों के बीच में है विवेक श्रीवास्तव। और यही तो कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति में और मोदी विरोध करते करते आप किस प्रकार की बातें और किस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं। चलिए वो छोड़ देते हैं इस विषय को, क्योंकि आज आते हैं आज के विषय पर। 10 सेकंड प्लीज विवेक जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज। देखिए, इंडी में है तनाव, इसलिए राहुल पर है पूरा दबाव, निकला है सोनिया सोरोस का जुड़ाव और इसलिए लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव की जो पूरी पृष्ठभूमि है ना अमीश जी, इसको समझिए। जैसे ही सोनिया गांधी का लिंक निकलता है, और मेरी ध्यान से बात सुनिए, FDL-AP से, अब FDL-AP को सोरोस ने पैसा दिया नहीं दिया इसको छोड़ देते एक मिनट के लिए। FDL-AP की वो कोचर है, वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अमीश देवगन के शो पर मैंने कल देखा कि ये FDL-AP ने प्रस्तावना रखी है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। और मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ओनली वन सिंपल क्वेश्चन, दैट इफ सोनिया गांधी इज कोचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया जब इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया, इस प्रकार की चर्चा हुई, हाँ या ना? आज भी वो कोचर है। 2 सेकंड और 10 सेकंड और अमीश जी मैं आपसे 10 सेकंड, केवल आपसे 10 सेकंड और रिक्वेस्ट करके आपसे 10 सेकंड लूंगा। देखिए अमीश जी, आज की डेट में आपके प्रोड्यूसर ने शायद मिस कर दिया। आज आप कह रहे हैं ना कि ये बायस तरीके से चेयरपर्सन बिहेव करते हैं। अमीश जी, आज की तारीख में स्पीकर ओम बिरला के सामने पता है कल्याण बैनर्जी ने क्या बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? उन्होंने पार्लियामेंट में बोला लेडी किलर, ही इज विलेन। इस प्रकार की टिप्पणी पार्लियामेंट में की गई और फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो या एक्सपंज हो तो आप कहते हैं कि हमसे अन्याय किया गया। और राज्यसभा चेयरमैन के निष्पक्षता पर सवाल वो उठा रहे हैं। मैं एक पुरानी खबर लेकर आया अमीश जी, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स अच्छे लगते हैं। ये तस्वीर जरा जूम कीजिए। ये राजीव शुक्ला ने एक बार, क्योंकि मैं उस समय पे OSD था पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, राजीव शुक्ला ने एक बार PJ कुरियन के जाकर कान में बोला हाउस एडजर्न कर दो, और तुरंत कुरियन साहब ने एडजर्न कर दिया। और ये पूरी खबर बनी थी, मुझे याद है। वो तब तत्कालीन एग्जैक्टली रिपोर्ट इस पे आपने डिबेट की थी। वो राजीव शुक्ला का जी का जो आप दिखा रहे हैं वो हुआ था। ये होता है बायस। वो रिकॉर्ड भी वो बाकायदा उसका ऑडियो क्लिप भी आ गया था। लेकिन मेरा विवेक, मेरा पॉइंट ये है, क्या सोनिया जी ने को चेयर से रिजाइन कर दिया है? इसको ऑपोजिशन स्पेसिफाई करें, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस स्पेसिफाई करें। इस मुद्दे पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपने बोला ये तो विषय ही नहीं है। क्या सोनिया गांधी अभी भी को चेयर है, हाँ या ना? हाँ, नहीं, आप सुन लीजिए। को चेयर और नो को चेयर इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि देश के नहीं, इशू है सर, इशू है। जो संस्था भारत के विरोध में काम करती है, जो संस्था कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, जो संस्था भारत को डिस्टेबलाइज करनी चाहती है, अगर विपक्ष की नेत्री उसकी को-चेयर है, अगर विपक्ष की नेत्री उसकी को-चेयर है, तो ये मुद्दा है इस देश के अंदर। जी, मतलब देश का उद्योगपति, अगर देश का उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिले तो वो मुद्दा है। वो मुद्दा है जो आपके सहयोगी भी नहीं मानते। अदानी को समाजवादी पार्टी भी मुद्दा नहीं मानती। डिंपल यादव ने बकायदा एनआई को बाइट दी। हम सब मानते हैं, हम सब मानते हैं। तो डिंपल यादव जी ने गलत बोला है। हिंदुस्तान में पहली बार वाजपेयी के कार्यकाल में आए थे, वाजपेयी ने वेलकम किया था, मिले भी थे, फोटोज भी है। तो क्या इसका मतलब वाजपेयी देशद्रोही थे? ऐसे थोड़ी ना होता है। दूसरी बात, 2004 से 2014 तक यूपीए का शासन था। सोनिया गांधी बड़ी नेत्री थी, राहुल गांधी अर्ली 30s में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कौन सी कार्रवाई उस देश के खिलाफ? कौन सा कश्मीर भारत से अलग हो गया? क्या कर लिया उस सोरोस ने? एट दैट टाइम वो तो बहुत, ही वॉज मच यंगर, आज तो 95 साल के हैं। ये मनगढ़ंत बातें अडानी साहब के इशू से डाइवर्ट करने के लिए ये गलत है। और पिछले 10 साल में कौन सी डिस्टेबलाइजेशन हो गई है? क्या बस में है सोरोस? ठीक है, ओके। और वो लेकिन एक आप पर भी एक आप पर है कि अडानी के मुद्दे पर आप फंसे हुए हैं, इसलिए आप डाइवर्ज करना चाहते हैं। इसीलिए सोरोस का मुद्दा लाके आप डाइवर्ज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कांग्रेस एंड लेफ्ट क्लेम्स। मारा गया, वो देश का प्रधानमंत्री था। ओके विवेक शांत, यू मेड योर पॉइंट। विवेक जी, थैंक यू विवेक जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम सभी बाहर हैं और बहुत अच्छी चर्चा और अमीश जी सबको भरपूर समय देते हैं। एक बात की तो श्योरिटी है कि वो सबको समय देंगे। तो देखिए, विवेक जी ने अभी जो कहा अडानी के विषय पर, और विवेक जी प्लीज़ इंटरप्ट मत करना। आपको पता है 2 दिन पहले की न्यूज़ रिपोर्ट उठाई है अमीश जी, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। कांग्रेस इन केरला, उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन जी ने जो अभी विलिनियम पोर्ट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया है ना, उसमें धांधली है और ये अडानी का एजेंट है पिनराई विजयन।
और उन्होंने कहा है कि पिनरई विजयन ने टैरिफ बढ़ाया है अडानी के पक्ष में, पावर का भी वहां पे केरला में, और झारखंड में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, तेलंगाना में भी है। शरद पवार जी तो उनके कंधे से कंधा मिला के इनॉग्रेशन में जाते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उन्होंने निवेश करवाया। तो मैं कह रहा हूं तब सात्विक थे क्या अडानी? केरला में सात्विक थे क्या? एमवीए ने जब दिघी पोर्ट दे दिया तब वो सात्विक थे क्या? और अगर इतने ही खराब है, भ्रष्टाचारी है, तो उनका कैंसिल करो विलिनियम पोर्ट, उनका कैंसिल करो प्रोजेक्ट झारखंड में। दूसरी बात मैं 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं अमीश जी। देखिए अब उन्होंने 10 सेकंड अमीश जी विवेक सुनील यादव भी हैं और आनंद दुबे भी हैं। प्लीज अमीश, एक सेकंड गरिमा बना कर। विवेक जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट अमीश जी 10 सेकंड, अमीश जी 10 केरल में उतारो, अमीश जी 10 सेकंड ना घुमाया केरल पुलिस को, अमीश जी 10 सेकंड क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमीश जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ बोलिए। एक सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं अमीश जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं प्लीज। अमीश जी, ये हमको और आपको समझाने से अच्छा केरला कांग्रेस को समझाए ना। ये वहां पर कुश्ती करते और दिल्ली में दोस्ती करते और वहां पे कांग्रेस ही उन पर आरोप लगाती है कि तुम अडानी के एजेंट हो। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी और लेफ्ट और टीएमसी अडानी पे चर्चा नहीं चाहती है, पता नहीं क्या है। अब दूसरी बात मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। अमीश जी देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, चलिए जब उन्होंने कोचर बनाया उनको 94 में, तब वो कोई पद पे नहीं थी, ठीक है। फिर वो यूपीए की अध्यक्षा थी 2004 से 14 के बीच में। अगर एक संगठन ये पैरवी करता है कश्मीर को अलग करे, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कांग्रेस से या इंडिया अलायंस के नेता से कि क्या उन्होंने इसका विरोध किया? क्योंकि आज भी कांग्रेस 370 बहाल करने के रेजोल्यूशन पर समर्थन देती है। आज भी कांग्रेस जो है पाकिस्तान से कश्मीर पर इलान उमर के साथ खड़ी हो जाती है। कश्मीर पर क्या स्टैंड है सोनिया गांधी का? वो सिंपल सवाल। सुनील यादव, आज डिम्पल यादव जी ने, जो कि आपकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि हमें ना अदानी के मुद्दे पर संसद को ठप करना है, ना हमें सरोस के मुद्दे पर ठप करना है। हमें जनता के काम करने के लिए सदन में भेजा गया है और उस जनता जनार्दन के काम करने हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ अदानी और सरोस के मुद्दे पर घूम रही है, सत्ता पक्ष और मेनली कांग्रेस और शिवसेना के बीच, देखिए, और लेफ्ट के साथ? क्योंकि शिवसेना भी अदानी के मुद्दे को उठा रही है। आप एक बड़े मुद्दे के साथ देश में अमीश भाई, एक बड़े मुद्दे के साथ आप डिबेट कर रहे हैं देश के सामने, और हमारी नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी ने एएनआई को बाइट दे करके बिल्कुल बात साफ कर दी है कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद ये चाहते हैं कि देश की पार्लियामेंट चले, क्योंकि जिस जनता जनार्दन ने जिता करके भेजा है, जनता के मुद्दे तो सामने आए। हम अगर विपक्ष में हैं तो कम से कम उन पर जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, या जो सरकार की गलत नीतियां हैं, तो हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब उनका सवाल खड़ा करेंगे, जो भूमिका लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को मिली है, विपक्ष का मतलब है हम सरकार को आईना दिखाएं। अगर सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है तो हम उस पर सवाल खड़े करें। हम इस बात को मानते हैं कि अडानी पर पूरी बहस चल रही है। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, अडानी साहब को मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा कर दिया है और आने वाले समय में इतना बड़ा कर देंगे। जो भी अगली सरकार आएगी उसको जब देश बचाना होगा तो अडानी को बचाना पड़ेगा। हालांकि मैं इस विषय में फंसना नहीं चाहता हूं। जहां तक सवाल आया कि इस देश को शिवसेना के नेता कह रहे हैं सीरिया हो जाएगा, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमको माने ना माने अभी इंडिया नहीं, वो तो लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो क्लियरली कह दिया कि आप बी टीम में बीजेपी की। देश के अमीश, आदित्य ठाकरे ने बोला कि आप बी टीम में बीजेपी की। आनंद दुबे ने भी मेरे कार्यक्रम में बोला है कि इन्होंने जितना हमारा सत्यानाश किया है उतना तो बीजेपी ने भी नहीं किया था। अमीश भाई, इस देश की तुलना सीरिया से करने वाले व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूं? इसका मतलब वो व्यक्ति इस देश की संस्कृति सभ्यता को नहीं जानता, इस देश के लोकतंत्र को नहीं जानता, इस देश के भाईचारे को नहीं जानता है। सीरिया से कैसे तुलना हो सकती है? भारत अद्भुत देश है। भारत एकता अखंडता की बात पूरी दुनिया को सिखाता है। भारत कि भारतीय जनता संदेश देता है राम का, कृष्ण का, गौतम बुद्ध का। संबल में हो रहा है वो सही है। गौतम बुद्ध के देश से आप सीरिया की तुलना कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो देश गलत दिशा में जा रहा है। अगर सुन लीजिए, अरे संबल पे आप कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर बीजेपी देश को, अगर
बीजेपी देश विवेक, को सुनील गलत यादव बोले दिशा में ले जा रही, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है जनता को साथ में लेकर के बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएं और बीजेपी को सरकार से बाहर लेकिन करें। अगर ठीक है, एक सेकंड विवेक एज अ काउंटर पॉइंट, एक सेकंड सुनील एक सेकंड, 3 विंडो लीजिए पीसीआर, एक सेकंड विवेक का काउंटर पॉइंट है। विवेक जी देखिए, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं सुनील भाई, हम और आप और इंडिया अलायंस हम सारे चिंतित हैं। अखिलेश जी चिंतित हैं जब 9 में से 2 सीटें आती हैं। जिस तरीके से चुनाव में हम लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, हम चिंतित हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ना है 2027, लेकिन हम चिंतित हैं क्योंकि यह सरकार, यह इलेक्शन कमीशन, यह जिस दिशा में देश को ले जा रहा है, जगदीप धनखड़ स्पीकर्स जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, पर वो चिंता वाला सुनील है। यादव, तो अगर सुनील यादव बड़ा लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं कि सीरिया भी नहीं होगा हमारा देश। लोकतांत्रिक तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, सीरिया भी नहीं होगा। दिशा में जा रहा है। देखिए, सीरिया से डिसएग्री करते हैं वो। एक सेकंड, सीरिया से डिसएग्री करते हैं जी विवेक जी। सुनील यादव, नहीं आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? हम देखिए, सब एक भाई, हैं। मैं और एक जिस बात- तरीके से अरे संबल विवेक हुआ, जी, जिस तरीके से हर जगह विवेक मस्जिदें जी, खोदी जा सीरिया रही हैं, बनाइए सुनील मदारी यादव, खोदी जा रही हैं, सीरिया बनाने हर में जगह विवेक सर्वे हो रहा है, अजमेर पे पहुंच गए। श्रीवास्तव का और शिवसेना का योगदान करिए आप लोग। बात संविधान की करिए, काम सीरिया वाला जाएंगे करिए। सीरिया बनने से और अखिलेश यादव ठीक है बने। विवेक, करूंगा। दूसरी बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा विवेक अगर आप सुनील यादव को बोलने भी नहीं देंगे, तरीका जायज नहीं है भाई। सुन लीजिए। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती के साथ कोई पार्टी लड़ रही है और कोई नेता लड़ रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। हम लोग लड़े हैं, हम लोगों से छीना है, 7 सीटें छीनी है, जबरन छीनी है। और उत्तर प्रदेश में वो संभल हो या बहराइच हो, भारतीय जनता पार्टी दंगा करा करके अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। लेकिन हम बीजेपी से लड़ते लड़ते देश से नहीं लड़ सकते हैं। हम देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बीजेपी को हराएंगे। वो जो हमारे देश की संस्कृति उसको बचाए रखने के लिए बीजेपी को हराएंगे। और इस देश में एक बात, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, इस देश में एक बार कांग्रेस से गलती हुई, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस का क्या हुआ? वही हस्र भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी मैं रुक कर ओके सुनील यादव एक सेकंड, सुनील यादव एक सेकंड, शहजाद पूना वाला कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद पूना वाला हाँ देखिए, पहले तो मैं हर बार ही कहता हूं कि सुनील जी वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने अभी एक स्पष्ट लाइन ली सीरिया की और भारत की तुलना पर, मैं स्वागत करता हूं। पर सुनील जी से मैं एक प्रकार से झुककर उनसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। सुनील जी, यही तुलना तो फारूक अब्दुल्ला ने कही अभी 2 दिन पहले कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। क्या स्टैंड है आपका? मणिशंकर अय्यर ने भी की, और सलमान खुर्शीद जो आपके उत्तर प्रदेश से है, उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश की तरह स्थितियां बन जाएगी और प्रधानमंत्री के घर में सब चढ़ जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि जिस स्पष्टता से आपने उद्धव सेना, जिनके साथ अभी आपका तलाक फाइनल हुआ है 2-4 दिन पहले, आप यही स्टैंड ले लीजिए फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी। सुनील जी, एक बार तलाक तो उद्धव सेना ने दिया है इन्होंने नहीं दिया। उद्धव सेना ने इनको बोला कि आप हटिए यहां से, उन्होंने बोला ये बी टीम। अच्छा जी, ये अभी क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर है। जब आदित्य ठाकरे जी बोल लिए, आनंद दुबे बोल लिए, खेल खत्म है, पैसा हजम है। ओके देखिए अमीश भाई, समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन से कोई हटाए, ये स्थिति किसी में है नहीं। जो सवाल शहजाद भाई का है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हम लोगों का विरोध है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उनकी सोच से। लेकिन विरोध करते करते हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी को देश छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा उनसे वैचारिक लड़ाई है। हम जनता को इकट्ठा करके उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और उनको कुर्सी से हटाएंगे। लेकिन देश से भागना पड़ेगा इस तरीके की बात करके हम अपने देश, बिल्कुल लॉजिकल नहीं आई एम थैंकफुल आपने बिल्कुल सही बात। आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, नीतियों में मतभेद हो सकता है जो पॉलिटिकली जायज है, लेकिन सीरिया बनाकर अगर काम होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी देशवासी इससे एग्री करेगा। लेकिन मैं रुक करता हूं संजय राउत की पार्टी, मैं कह रहा हूं उबाटा को, आनंद दुबे एक मीम चल रहा था और मैंने फडणवीस जी से का भी जब साक्षात्कार किया
तो उनसे सवाल पूछा कि संजय राउत के ऊपर, और उस मीम में यह था कि संजय राउत पूरी पार्टी को सड़क पर लेके आ गए हैं, लेकिन जरा सा भी उन्हें घमंड नहीं है, लेकिन अब वो देश को भी सड़क पर लेके आना चाहते हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है। पॉलिटिकल आप चुनाव हार गए, फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है। सीरिया बन जाएगा ये देश, क्यों जी? और अगर सीरिया बन जाएगा तो क्या आनंद दुबे और सुरक्षित रहेंगे? क्या संजय राउत खुद सुरक्षित रहेंगे क्या अगर सीरिया बन जाएगा ये देश? तो अमीश भाई नमस्ते। देखिए, मैं अपनी पार्टी का एक बहुत छोटा सा सैनिक हूं। मुझे युद्ध में एक सेना बनाकर भेजा गया है। मैं अपनी बात रखता हूं। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। हमारे देश को कभी भी आप सीरिया से, लीबिया से, इराक से, पर आपका नेता कंपेयर कर रहा है जी, पाकिस्तान से तुलना कर ही नहीं सकते। मैं अब ठीक है, अब अमीश भाई बोलने दीजिए, अभी 10 सेकंड में नहीं हुए जी। आपने मुझसे पूछा है ना, आनंद दुबे से पूछा है ना जी। आनंद दुबे जितना भी बुद्धि रखता है, जितनी भी उसकी हैसियत और औकात है, वो अपने हिसाब से अपनी बात रखेगा। भारत देश की तुलना किसी और देश के साथ की ही नहीं जा सकती। हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग सभ्यता, संस्कृति के लोग रहते हैं। हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं। हमने सरकारें बनते देखी हैं, बिगड़ते देखी हैं। हमने 1975 के इमरजेंसी को देखा है, तो 1977 के कांग्रेस के सुपड़े के साफ होते हुए भी देखा है। फिर 1980 में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी भी देखी है। हमारे देश में चुनाव, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की दी हुई एक अपार या प्रेम भेंट है, सप्रेम भेंट है हम सबके लिए, कि जिसमें चुनाव होते हैं। चुनाव में जो पार्टी पसंद नहीं होती, लोग उसको हरा देते हैं। जो पार्टी पसंद होती है, उसको लाकर सत्ता में बिठा देते हैं। तो आप संजय, मैंने आपको पूरा 1.5 मिनट का मौका दिया, आप संजय राउत की बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कहने आया हूं अमीश भाई। कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता। आपने मुझसे पूछा कि कौन क्या नहीं, संजय राउत कह रहे हैं। जैसे उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा है, बाकायदा वीडियो और ऑडियो है उसका। ठीक है। संजय राउत साहब एक बड़े पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने अगर आशंका जताई है तो किस परिप्रेक्ष्य में जताई, आप उनसे बात करिए। मैं कहता हूं कि भारत को सीरिया से नहीं जोड़ना चाहिए। भारत भारत है। ठीक है। अब आप कहते हैं भारत को। अब डिंपल यादव जी कह रही हैं कि अदानी के मुद्दे पर संसद को ठप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें शिवसेना का साथ है। और आप कहते हैं शिवसेना जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। बताता हूं। अडानी साहब इस देश के एक बड़े उद्योगपति, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है और कोई हमें लेना देना नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी बने, खूब विकास करें। लेकिन जब मुंबई या महाराष्ट्र में जब बड़े बड़े बिजनेसेस आ रहे हैं, तो सब के सब अडानी जी को ही क्यों दिए जा रहे हैं? हम धारावी को लेकर बात करेंगे, पोर्ट को लेकर बात करेंगे, एयरपोर्ट को लेकर बात करेंगे, इंडस्ट्री को लेकर बात करेंगे, पावर प्लांट और सोलर प्लांट को लेकर बात करेंगे कि आप एक टेंडर सिस्टम में जिसमें सबको साथ काम मिले, उस ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा काम एक ही व्यापारी को मिलता है? ठीक है, ऐसे कैसे एक ही व्यापारी सारे टेंडर जीत रहा है? सारे टेंडर मतलब दूसरा शहजाद के पास मौका है अपनी बात रखने का। शहजाद मलूक नागर भी काफी देर से उद्योगपति नहीं है। मलूक जी, ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति मलूक जी रुके हुए हैं, नॉर्मल व्यापारी था, आज 2024 आते थे पूरी दुनिया का सेकंड नंबर का बिजनेसमैन हो जा रहा है। अमीश प्लीज, कैसे? ठीक है, जवाब दे रहे हैं ना शहजाद, सुनिए ना शहजाद की बात सुनिए। अमीश जी, पहले तो मैं आनंद जी का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना स्टैंड लेते हुए कहा कि देखिए हम संजय राउत की बातों से एग्री नहीं करते। संजय राउत वैसे उद्धव जी के मुख्य सलाहकारों में से एक है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये भी आनंद जी शो के अंत में आते आते बता दे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अडानी को ये मिला, अडानी को मिला। बिल्कुल सही। पता है आपको महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट कब दिया गया? अमीश जी अभी रिसर्च टीम से मंगवाइए या आप गूगल कीजिए। उद्धव जी की सरकार ने, MVA की सरकार ने दिघी पोर्ट दिया, तो उद्धव जी पे सवाल उठा लिया इन्होंने।
केरला में जो विरिन्यम पोर्ट वो लेफ्ट की सरकार ने दिया, ताजपुर पोर्ट जो दिया वो वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार ने दिया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रोजेक्ट मिल है, पहली बार पूरा लैंड दे दिया राजस्थान में बिना कोई टेंडर के, वो अडानी को, वो अशोक गहलोत की सरकार ने दिया। और झारखंड में भी गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट में किस प्रकार की चीजें दी गई है, वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने दिया। तो पूछ लीजिए अपने ही साथियों से कि अडानी के प्रोजेक्ट कब अमीश भाई, तीसरी बात देखिए, एक लास्ट बात कहते हुए, एक लास्ट बात प्लीज अमीश जी 10 सेकंड और, मैंने तो छोटी छोटी बातें और पॉइंट टू पॉइंट किया, 10 सेकंड और। देखिए अभी एक मूल जो नैरेटिव निकला, साजन जी की बात हो या आनंद जी की बात हो, कि मोदी विरोध या बीजेपी विरोध में देश विरोध नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि मोदी विरोध में जब चुनाव हार जाए तो ईसीआई का विरोध, आज ईसीआई ने डेटा दिया ना, वीवीपैट की मशीन 1440 टैली करवाई गई, लेकिन बड़ा बयान देश की संस्थाओं पर उपराष्ट्रपति ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, बहुत बड़ा बयान आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कुछ ताकतें देश की प्रगति पचा नहीं पा रही हैं, देश को खंडित करने का षड्यंत्र हो रहा है, देश की संस्थाओं को अपमानित करने की साजिश हो रही है, राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटना होगा। धनखड़ ये कह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, पहली बार उपराष्ट्रपति इतना खुलकर बोले हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हावी हो रही हैं और देश की तरक्की को पचा नहीं पा रही हैं। नहीं, ये हमारे उपराष्ट्रपति और स्पीकर, और आप सीरिया बनाने की वकालत कर रहे हैं। रोज ही खुल के बोलते हैं, आज क्या खुल के बोला है? ये तो रोज कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, रोज कंट्रोवर्शियल काम करते हैं, रोज अपोजिशन पे उंगली उठाते हैं, रोज राहुल गांधी को रोकते हैं बोलने से। इनकी क्या बात है? और इनकी बात को सीरियस ले कौन रहा है? ये तो बीजेपी के एजेंडा को फॉलो करते हैं। अच्छा, धनखड़ जी कैसे रोक सकते हैं राहुल गांधी को? क्या बोल रहे हैं आप? राज्यसभा में धनखड़ जी कैसे इतनी लॉजिकल बात बोल रहे हैं? विवेक जी, आप इतने बड़े नेता होकर और इतनी वरिष्ठ होकर आप भी बोले, धनखड़ जी कैसे रोक सकते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी लोकसभा में, धनखड़ जी राज्यसभा में। ओके, मलूक नागर सुनिए, कितनी अदानी से लेकर जगदीप धनखड़ तक, और आप कह रहे हैं कि मैं रिस्पेक्टफुल इसके लिए बात करूं। अमीश जी, जी अमीश जी इनको रोको ना, बोलिए। देखिए जो विवेक जी बैठे हैं, जो विवेक जी केरल में तो कांग्रेस को हरवाते हैं, बाकी सारे देश के नेशनल, मैं इनकी पर्सनल लेवल पे बड़ी इज्जत करता हूं, बाकी सारे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कांग्रेस की बचाव और वकालत करते हैं। ये जो इनके मनमाता कुछ भी बोलते हैं, अब राज्यसभा में राहुल गांधी जी घुस भी नहीं सकते। मैं एमपी रहा हूं और राज्यसभा का एमपी लोकसभा में घुस नहीं सकता। जब राहुल गांधी जी वहां घुस नहीं सकते तो धनखड़ साहब रोकते कैसे हैं? जब राहुल जी रील बनाते हैं, कितने कमेंट्स करते हैं वो जब राहुल रील बनाते हैं, या राहुल की एक्टिविटी पे कितने कमेंट्स करते हैं? चले क्या बोल रहे हो? सुनो, आपको दिख जाएगा। ये देवगन साहब, तो आप ये एक सेकंड, मलूक नागर अपनी 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, हाँ, ये कांग्रेस पिछड़ों के खिलाफ रही है। जब इनका चुनाव हुआ, महामहिम उपराष्ट्रपति का इन्होंने खिलाफत करी। देश की महामहिम जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जब भी इन्होंने दलितों की खिलाफत करी। पिछड़ों में जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री 3 महीने में हटाए, खिलाफत करी। राजेश पायलट पिछड़ों में कभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट का चेहरा यूज करके राजस्थान में सरकार बनाई, उन्हें धोखा दिया, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। तो विवेक जी की गलती नहीं है, ये तो पिछड़ों की खिलाफत करेंगे ही करेंगे, दलितों की खिलाफत करेंगे ही करेंगे। जहां तक बात है, जो बात करते हैं इकोनॉमी की, विवेक जी जो बात कर रहे हैं, अरे भाई अब जो महाराष्ट्र के हमारे आनंद साहब बैठे हैं, दुबे साहब, क्वेश्चन ये नहीं है कि अडानी को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, उसकी जांच हो, अगर कहीं गलत है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात तो ये है, जो विदेशी ताकतें झूठी खबर फैला करके वो केस हुआ 2200 अरे सपा और टीएमसी अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, नहीं चलेगा। सपा और टीएमसी अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। खत्म कर रहा हूं जी देवगन साहब, खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में, बिल्कुल 2 मिनट में। देखिए केस चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उस खबर ने 5.5 लाख पहले दिन और अभी तक 35 लाख की इकोनॉमी मार दिए। विदेशों को हमारे देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है, वो तोड़ना चाहते हैं। और हमारे सो कॉल्ड धांधली करे, सबसे बड़ी पार्टी एक आनंद दुबे को मैं स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूं। आनंद दुबे अदानी के मुद्दे पर आपका स्टैंड हमने देख लिया। इसीलिए कांग्रेस को छोड़ करके, इसीलिए कांग्रेस को छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग देश के खिलाफ जा रही है, देश की इकोनॉमी को मारना चाहते हैं। 35 लाख करोड़ देश के लोगों की गाड़ी कमाई खत्म कर दिए, संसद को चलने देना नहीं चाहते। 9 करोड़ रुपए एक दिन के बैठते हैं, 100 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए, संसद को ये रोक रहे हैं। 14 दिन पहले कुछ
जी मलूक नागर, अडानी के मुद्दे पर सपा का आपको समर्थन नहीं है, आपको और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं है। समाजवादी पार्टी को आप बी टीम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जबकि यही समाजवादी पार्टी बीजेपी को यूपी में हराती है। क्यों आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है? देखिए इनको समझ नहीं आ रही है ये जो एक सेकंड, आनंद दुबे एक सेकंड। अरे नागर साहब, अमीश भाई देखिए, हमने पहले भी कहा फिर कह रहे हैं, हमने अखिलेश यादव जी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली समाजवादी पार्टी जो यूपी में है और कई राज्यों, उनकी बात नहीं की। हमने उस समाजवादी पार्टी की बात की जो महाराष्ट्र में काम कर रही है। अरे वो भी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी है। अबू आसिम आजमी ये कैसे कह रहे हैं? मतलब महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की पार्टी नहीं है। एक सुनील यादव, महाराष्ट्र, ये तो बड़ा इल्जाम है, आप तो इनका डब्बा गोल कर रहे हैं यूपी के लिए भी। सुनील यादव महाराष्ट्र में आपकी अलग पार्टी है क्या? देखिए अमीश भाई, मैं आनंद दुबे जी की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आनंद भाई से एक ही अनुरोध कर रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है, समाजवादी पार्टी 2 नहीं, गुड बात, समाजवादी पार्टी एक ही है, उनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। बस अमीश भाई मुझे बोलने नहीं देंगे तो एक तरफा बात होगी। महाराष्ट्र में है वो माननीय अखिलेश यादव जी का है, जो दिल्ली का फैसला वो माननीय अखिलेश यादव जी का है। जी 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 हाँ, तो इसका मतलब जो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी फैसले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अच्छे से इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है साजन भाई, और ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया गठबंधन में से समाजवादी पार्टी को बाहर होना होगा। ये आप इसको आप जो चाहे समझें, ये शिवसेना की चेतावनी समझें, बाहर का रास्ता दिखा दिया आपने। आनंद भाई समझना होगा। आनंद भाई बोलिए सुनील जी। आनंद भाई, ये तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हम तो अब तक ये समझ रहे थे कि अखिलेश यादव जी, एक सवाल हम तो ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव जी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, इस पर कोई चिंतन करेंगे, अबू आजमी जी और रईस शेख से बात करेंगे। हम तो इस उम्मीद में, अगर आप ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है तो फिर हमें भी चेतना पड़ेगा साहब। ओके ठीक है सुनील यादव, अब आपको बोल दिया गया कि आप निकलिए यहां से। आनंद भाई, अच्छा मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, ये पूरे भारतीय राजनीति को समझने वाले लोग सब समझते हैं, क्या इंडिया गठबंधन बिना अखिलेश यादव जी के भी संभव है क्या? और जो लोग बोल रहे हैं उनके बिना संभव है, लेकिन बिना अखिलेश यादव जी के, बिना समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन का स्वरूप संभव है, यह अपने आप में बेईमानी है। मुझे किसी पर कुछ नहीं बोलना, किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आपस में बात करेंगे, हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो पार्टी की लाइन है वो रख रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र का फैसला हो या दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का हो, जो भी फैसला होता है समाजवादी पार्टी में, वो हमारे आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का जवाब आनंद दुबे जवाब। हम भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अच्छे नेता है, बड़े नेता है, आज उनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको महाराष्ट्र के जो अबू आसिम आजमी और रईस शेख हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, या कम से कम एक जानकारी लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। अखिलेश जी से बाहर है क्या? वो तो उन्हीं के अंडर ही है ना, जैसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अंडर आप हैं। तो फिर हम इनको बी टीम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बी टीम किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। ओके सुनील यादव, देखिए पहले तो आप बाहर जाइए और फिर आप बी टीम है। आनंद भाई ठीक बात। आनंद भाई, देश के सामने अमीश भाई की डिबेट में मुझे लगता है करोड़ों लोग देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे। आप केवल ये बता दीजिए कि आप हमको बी टीम कह रहे हैं, जिसने मोदी सरकार को घुटने पे ला दिया, जिसने मोदी जी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। अगर ये बात हम आपके लिए कहें तो क्या अच्छा लगेगा? जबकि आप हैं भी, लेकिन फिर भी अच्छा, मैं नहीं 2 सेकंड अमीश भाई, 2 सेकंड। सुनील यादव, अमीश भाई 2 सेकंड। जी आनंद दुबे। महाराष्ट्र में हमने इनको 2 सीटें दी कि आप 2 पर लड़िए और बाकी जगह हमारी मदद कीजिए। ये 8 पर लड़ गए, क्या ये इस धर्म का उल्लंघन नहीं किया इन्होंने?
यही तो काम AIMIM आनंद दुबे, मैं बोलूं बीच के अंदर, मैं बीच में चाप करूं थोड़ा। आनंद दुबे एक सेकंड, देखिए सुनील यादव, सुनील आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये 8 सीटों पर ना लड़ते और वो 6 सीटें आपको दे देते, मैं मानता हूं वो 6 सीटें दे देते, आपका नंबर तब क्या होता? नहीं तब क्या होता? 56 होता आपका, 6 हो जाती। और नहीं, अगर आप वो 6 की 6 जीत भी जाते, नहीं, आपका नंबर नहीं होता, 56 नहीं होता। सरकार बना लेते, क्या आप नियम तोड़ेंगे? कमाल की बात करते हैं आप। नहीं तो क्या संविधान को नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे? कौन सा नियम? हम कहते हैं कि हेलमेट मत लगाइए, एक सेकंड, जो आप अबू आजमी के लिए बात कर रहे हैं, हेलमेट वो बात आप बोलिए शरद पवार की पार्टी के लिए। आप हेलमेट लगाने, अच्छा बताइए, शरद पवार की पार्टी नोमानी के पास गई कि नहीं गई? शरद पवार की पार्टी नोमानी के पास गई कि नहीं गई? शरद पवार पर आप क्या कहते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हेलमेट लगाना चाहिए, इससे जान बच सकती है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे तो भी जान बच सकती है, तो अब हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट वाली बात ही नहीं है ना, का नियम नहीं ये मानेंगे हेलमेट आप? की बात। ओके सुनील यादव, नहीं, ये बात है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बात नियम की अगर है, आपको सपा सारी की, मैं कहता हूं सपा अपने 2 कैंडिडेट भी नहीं लड़ाती, 8 की 8 भी जीती थी, तब भी आपकी सरकार नहीं जी। ओके सुनील यादव, सरकार बनाना यहाँ विषय नहीं था, मैं ये कह यहाँ विषय था सिद्धांत का। अरे सरकार बनाना विषय नहीं था, समाजवादी पार्टी के आज से 15 दिन पहले तो सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे आप। सुन लीजिए, हम कह रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी के कपड़े नोच रहे हैं। अरे भाई अमीश भाई, अरे अमीश भाई बोलिए सुनील जी और आनंद भाई, ये कैसे बताइए, कह दो विधायक तो समाजवादी पार्टी के थे, और आपको क्या लगता है कि क्या 8 सीट भी लड़ने की स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं है? और विरोध भी कर रहे हैं आप इस बात का कि हरा दिया, इसका मतलब हमारी ताकत थी, आप हमारी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के लोग अगर सही इस्तेमाल करते तो ये संख्या और बड़ी होती। एक अरे आपकी ताकत क्या थी? वो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बताई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बताई। क्या बेइज्जती कर रहे हैं आप? हमें मत बताइए। कमलनाथ की बात बोलकर आप बेइज्जती कर रहे हैं। कमलनाथ ने जो बोला था, मतलब जो कमलनाथ की बात करके उनकी बेइज्जती है। ओके सुनील यादव, वो कमलनाथ की बात याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसी सवाल का जवाब हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों का दे रहा हूं एक लाइन में। इस भारतीय राजनीति में विपक्ष में जो दल, जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान नहीं कर पाएगा, वो बीजेपी के सामने उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अखिलेश यादव जी भारतीय राजनीति के श्री कृष्ण हैं, बिना उनको सारथी बनाए आप कौरवों को नहीं हरा सकते, कौरवों वाली टीम को। ओके देखिए, अब कौरव भी बोल दिया है। शहजाद पूनावाला नहीं, देखिए कौरव पांडव की लड़ाई आती है, शहजाद पूनावाला पक्ष है तो जो जी अब मुझे लगता है अब मेरे पे आरोप लग जाएगा मैं पक्षपात कर रहा हूं, बीजेपी को मौका ही नहीं दे रहा, एनडीए को मौका नहीं दे रहा। ओके, मलूक नागर और शहजाद पूनावाला सबसे कम बोले पूरे कार्यक्रम में। शहजाद जी। अमीश जी, हाँ अमीश जी 10 सेकंड। अमीश जी, अंग्रेजी में कहावत है व्हेन यू हैव फ्रेंड्स लाइक दीज हु नीड्स एनिमीज, या मैं इस प्रकार से कहूँ तो एक मुगल संस्कृति है, एक राम जी की संस्कृति है। राम जी की संस्कृति में भाई खड़ाऊ रखकर राज चलाता है भाई का, और मुगल संस्कृति में गला काट कर थाली में परोसता है। तो आज देखिए कैसे दोस्त या कैसे भाई है। और एक बार याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये कपड़े नोचेंगे एक दूसरे के, और नोच रहे हैं। और अविश्वास तो है, परंतु अविश्वास अपने प्रति है, एक दूसरे के प्रति है, और राहुल गांधी में है। इसीलिए कोई राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाना चाहता है टीएमसी की तरह, कोई शरद पवार बोलता है कि मैं समर्थन करता हूं। मैं रुक करता हूं विवेक का, लेकिन मलूक नागर इस तरह के बयान जब आते हैं और उसके बाद जब जगदीप धनखड़ के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं, और तो और अभी हमने देखा सपा और शिवसेना के बीच में क्या हुआ। आपको राजनीति का लंबा अनुभव है, क्या देखते हैं आप? 30 सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये कि जो देश की संसद में खड़े होकर के इस तरह का बयान दे, उससे अपने आप में ही पूरा देश देख लेता है क्या हो रहा है। जहां तक बात है धनखड़ साहब के बारे में, ये तो कांग्रेस और उसके साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के और ये जो शिवसेना और सपा का निकाह टूटा है मुंबई के अंदर, उसका महाराष्ट्र में और देश में भी अब तो ये शिवसेना वालों को ना यूपी का आइडिया नहीं है। अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ करके कांग्रेस 6 सीट जीत करके आई है। यहाँ शिवसेना की या
कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है यूपी में। शिवसेना को ये कह रहे हैं देश की तीसरे नंबर की, पर महाराष्ट्र में तो उनकी हैसियत ठीक पर है, ये जरूर अभी है उस पर कि- डिबेट हो सकती है। ओके विवेक विवेक क्या आपको लगता है वो जो इंडिया अलायंस का सपना था वो छन से टूट गया है अब, और हम विरोध देख रहे हैं, विरोधाभासी कुछ नहीं बयान देख टूटा रहे है, हैं। छोटी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवक्ता यहां बैठ के थोड़ी ना निश्चय करेंगे कि नेशनल लीडर क्या डिसाइड करेंगे। क्या कहा आदित्य ठाकरे प्रवक्ता है क्या? सब साथ हैं। आदित्य ठाकरे प्रवक्ता है क्या? समाजवादी पार्टी भी साथ रहेगी। नहीं, बिल्कुल डिस्कशन होगा। अगर कोई नाराजगी अगर आदित्य ठाकरे प्रवक्ता है क्या, उसको सॉर्ट आउट मैं पूछ लेता हूं, एक सेकंड, एक शहजाद, एक सेकंड, आनंद दुबे, आदित्य ठाकरे का भी लेवल प्रवक्ता वाला है क्या, जैसा विवेक जी कह रहे हैं? अमीश भाई, पहले तो मलुक नागर साहब की बात का जवाब दूंगा कि हमारी हैसियत तो उत्तर प्रदेश में कम है क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं। आप तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता है ना, आपकी हैसियत उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी है नागर साहब, ये भी तो बताइए। कितने सांसद आते हैं चुन के आपके, कितने विधायक चुन के आते हैं, सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री आपके होते हैं। हर पार्टी की अपनी एक काम करने का उसका एक आदित्य ठाकरे पे मैंने तो सवाल पूछा, उसकी एक रणनीति होती है। हम तो आदित्य ठाकरे जी हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र इकाई बी टीम है बीजेपी की, हम उस पर कायम है। तो प्रवक्ता लेवल की तो बात नहीं है विवेक जी, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। प्रवक्ता लेवल की बात नहीं है, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। आप बोलिए, अब मुस्कुरा के क्या काम चलाएंगे? ओके, शहजाद पूनावाला 10 सेकंड। देखिए अमीश जी, एक तो मैं अमीश जी देखिए ना, टीएमसी, अरे भाई मेरी बारी आती है, एक तो कम समय मिल रहा है उसमें बीच में बोले जाते हैं। अमीश जी देखिए, क्या कीर्ति आज़ाद प्रवक्ता है क्या आरजेडी के लालू प्रसाद प्रवक्ता है क्या राम गोपाल यादव जो बोलते हैं राहुल में भरोसा नहीं वो प्रवक्ता है क्या? और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है। जीत हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, हार हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यही सिखाया जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन बीते 10 वर्षों में हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि जब जब विपक्ष आता है तब ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन हालात अब और खराब हो गए हैं व्यूअर्स, क्योंकि विपक्ष का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वो भारत के सीरिया बनने की कामना कर रहा है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने एक इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि एक दिन भारत के लोग सीरिया की तरह मोदी को देश से भागने पर मजबूर कर दें। सवाल है कि चुनाव में हारोगे तो क्या देश के लिए बद्दुआ मांगोगे? भारत को सीरिया बनाना चाहते हो, मोदी को हरा नहीं पा रहे तो क्या देश को सीरिया बनाने का यह सपना देख रहे हैं? तथ्य यह है कि संजय राउत वही नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र में हारते ही ईवीएम के साथ साथ पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर हार का ठीकरा फोड़ा था। तथ्य यह भी है कि विपक्ष की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि बार बार ईवीएम की शिकायत लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बार बार वहां से बेरंग उन्हें लौटा दिया जाता है। तथ्य यह भी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है और जब जीत जाता है तो सब ठीक हो जाता है। तथ्य यह भी है कि महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल हुई 1440 ईवीएम्स का वीवीपैट मशीनों के साथ मिलान कराया गया है, जिसके नतीजे 100% सही निकले हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी बकायदा रिकॉर्डिंग कराई है, साथ ही सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को विपक्षी दल एक बार फिर अपना कुनबा लेकर ईवीएम का रोना लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर चलेंगे। तथ्य यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ी तो राहुल गांधी जोर शोर से कहने लगे कि वो बीजेपी को आने वाले चुनावों में हरा कर रहेंगे, लेकिन हरियाणा में हारते ही ईवीएम का रोना शुरू। तथ्य यह है कि वोट जिहाद की वकालत करने वालों की पोल भी अब खुलने लगी है, क्योंकि अब मामले की जांच महाराष्ट्र की एटीएस करेगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव के दौरान दावा किया था कि वोट जिहाद के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, और यह भी आरोप है कि फंडिंग के लिए गैंगस्टर महमूद ने अपने साथियों के साथ 201 शेल कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए। सोचिए कितने सारे तथ्य हैं, लेकिन फिर भी कभी ईवीएम का रोना और कभी भारत को सीरिया बनाने का सपना देखना। सोचिए कहां लेके जाना चाहते हैं ये लोग।